हेलो, नमस्कार साथियों। फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम एक न्यू चैप्टर विषय 8 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा पूरा मुग़ल साम्राज्य के ऊपर, जिसमें किसान, ज़मींदार और राज्य इस टॉपिक का हेडिंग है। इसके अंदर हमें कृषि समाज और मुग़ल साम्राज्य का जो काल है वो देखने को मिलता है। लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो मुख्य घटनाएं हैं, परिवर्तन है, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गाँवों में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। इनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुईं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो, राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। चूँकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहरों से जुड़ गए। यानी जो मोस्टली 85% जो आबादी थी वो पहले गाँव में रहती थी, और गाँवों की 100% आबादी पूरी कृषि पे ही निर्भर थी। और राज्य की जो भी आय है वो भी कृषि से ही आती थी, एक बड़ा हिस्सा। और देखिए यहाँ पे हमें कृषि करते हुए किसान दिखाए गए ग्रामीण दृश्य हैं। 17वीं शताब्दी का ये मुगल चित्र है। यहाँ पे फिर क्या हुआ कि गांवों के अंदर धीरे धीरे व्यापार घुस गया, मुद्रा, बाजार, ये सभी गांवों में घुस गए और धीरे धीरे ये शहरों से जुड़ने लगे। किसान और कृषि उत्पादन। देखिए किसान कृषि उत्पादन क्या करते थे, कैसे करते थे, इसके बारे में, उस काल के बारे में पढ़ेंगे हम। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। यानी व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन होने लगा था, जिससे कि राज्य को जो है व्यापार मिलता रहे। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसा कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से भी घिरा हुआ था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं, तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। यानी भौगोलिक विविधताएं बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर, तो कृषि भी अलग अलग तरह की होती है। स्रोतों की तलाश। चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जो जानकारी है वो हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजा क्या होता है कि 16वीं और 17वीं सदियों के जो कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत है, वे ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ दरबार का जो नज़रिया है वही देखने को मिलता है, क्योंकि किसान खुद अपने बारे में नहीं लिख पाता था। फिर देखिए संपूर्ण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आईन अकबरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस काल का, मध्यकाल का, और जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। और ये कई बार, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आईन अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, इसमें हमें मोस्टली राजस्व, ज़मीन, खेती, इस तरह का ब्यौरे मिलते हैं। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। यानी इस ग्रंथ के अंदर हमें क्या क्या मिलता है कि कर की उगाही और राज्य और ग्रामीण के जो भी सत्तापोष और जमींदारों के बीच रिश्ते हैं, या जो भी इंतजाम राज्य करता था, इन सभी का लेखा जोखा इसमें दिया गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। यानी वो एक तरह से ये दिखाना चाहता था कि जो सत्ताधारी वर्ग है वो किस तरह से समाज से मेलजोल रख रहा है।
आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वो सत्ता के ऊंचे गलियारे का नज़रिया है, यानी वो किसानों का नज़रिया नहीं, वो सत्ता का नज़रिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए। इनमें 17वीं 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वो दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका भी पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्यों के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। फिर देखते हैं किसान और उनकी ज़मीन पे यहाँ पे क्या हिस्सा होता था। मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे। रियाया इसका बहुवचन है, रैयत मतलब किसान और रियाया मतलब किसान पूरा समूह। यहाँ पे हमें एक शब्दावली महत्वपूर्ण देखने को मिलती है कि किसान को रैयत, रियाया या मुजरियान कहते थे। साथ ही हमें किसान या असामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के जो स्रोत हैं दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, एक तो खुदकास्ट और एक पाहीकास्ट। इन शब्दों की व्याख्या भी हमें पूछ लेते हैं, खुदकास्ट पाहीकास्ट क्या होता है और इनको दो भागों में किसने बांटा है। इनको 17वीं जो शताब्दी है उनके स्रोतों ने। पहले किस्म के किसान वे हैं जो उन्हीं गाँव में रहते हैं और जिनमें उनकी ज़मीन भी है, यानी वो जिस गांव में रहते हैं जिसमें उनकी खुद की ज़मीन है, पैतृक गांव, पैतृक ज़मीन, उसको खुद कास्ट, खुद की ज़मीन पे कृषि कर रहा है तो वो खुद कास्ट। दूसरा हो गया पाही कास्ट, वे खेती है जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे, यानी न तो गांव उनका है न ज़मीन उनकी है, वो बाहर से आते थे, तो वो क्या है, वो पाही कास्ट है। ठीक है, तो ये लोग अपनी मर्जी से पाही कास्ट बनते थे। मसलन अगर करो कि शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले, यानी दूसरे गांव में बेहतर मजदूरी मिल रही है, बेहतर भाग मिल रहा है, कर कम ले रहे, किसान को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो ये पाईकास्त भी बन जाते थे, यानी दूसरी जगह जाके वहाँ भी ठेके ले लेते थे। और मजबूरन भी, यानी ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा ही हो, मजबूरी भी होती थी कई बार, जैसे अकाल हो गया, भुखमरी हो गई, आर्थिक परेशानी, खुद के गाँव में कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो मजबूरियाँ भी होती थी। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल या दो हल से ज़्यादा कुछ होता था, यानी जो नॉर्मल किसान हैं सारे किसानों का औसतन हाल यही था कि उनके पास मुश्किल से बैल हल ऐसे मिलते थे। ज़्यादातर के पास इससे भी कम ही होता था, ज़्यादा नहीं होता था। तो गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वो बहुत ही समृद्ध माने जाते थे, यानी जिनके पास खुद की ज़मीन थी वो तो बहुत ही समृद्ध किसान माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी और 10 एकड़ ज़मीन वाले असामी को अमीर समझा जाता था, यानी नॉर्मल किसान के पास 5-5 एकड़ ज़मीन तो रहती थी और जिनके पास 5 से ऊपर 10 तक होती थी उन्हें काफ़ी अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, यानी व्यक्तिगत मिल्कियत एक सिद्धांत है, उस पर खेती आधारित थी और किसान की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की, यानी जिस तरह संपत्ति मालिकों की ज़मीन बिकती थी उसी तरह किसानों की ज़मीन भी खरीद और बेची जाती होती रहती थी। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है, यानी यहाँ पे हमें जो विवरण 19वीं सदी का दिया गया है ये 17वीं शताब्दी पर भी उतना ही लागू होता है, इसमें कोई चेंज नहीं थे। तो इस उदाहरण को हम पढ़ते कि हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर ज़मीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और ज़मीन के ऐसे हज़ारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। यानी जो खेतिहर किसान है वो हदों, यानी जो सीमा होती है खुद की ज़मीन की, उस पर मिट्टी, ईंट, यानी मिट्टी की कुछ बाड़ सी बना के, धोरे से बना के या कांटे, इस तरह से पहचान के निशान लगाते थे, बाउंड्री बनाते थे, कोई माप तोल नहीं था। तो ऐसे हज़ारों टुकड़े गांव में देखे जा सकते थे। फिर यहाँ पे देखिए किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना, कैसे बस्तियाँ बसती और उजड़ जाती थी। यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया
कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। एक बात तो हम इसको याद रखें कि बाबर की खुद की जीवनी उसके द्वारा लिखी गई बाबरनामा है, और उसमें ये क्या लिखता है, कई ऐसे खास स्टेटमेंट है बाबर के जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी हमें याद रखना है। इसमें से एक है, हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में वीरान हो जाते हैं और बस भी जाते हैं, और इस बात ने बाबर को बहुत ज़्यादा चौंकाया। वर्षों से आबाद किसी भी बड़े शहर के बाशिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिन के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पे बसना चाहते तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है। यानी ज़रूरी नहीं कि वो पानी के पास ही बसे, यानी बारिश से फसलें हो जाती है तो वो कहीं भी 1-1.5 दिन के अंदर बस जाते और उजड़ जाते थे। चूँकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, और उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खस की घास यहाँ पे बहुतायत में पाई जाती है और जंगल अपार है जिससे झोपड़ियाँ बनाई जाती है और यकायक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। ये लिखता है बाबर, बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य जो उसको लगता है। फिर देखते किसानों की सिंचाई और तकनीक कैसे क्या हुआ करती थी। ज़मीनों की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। यानी ज़्यादा पानी जहाँ होता था, ज़्यादा बारिश, वहाँ चावल की खेती, और जहाँ पे नॉर्मल पानी वहाँ पे गेहूँ, ज्वार इत्यादि ये उग जाते थे। तो कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में गेहूँ, ज्वार, बाजरे ये खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था और आज भी है। तो भारत का जो प्रमुख क्या कहते हैं उसको, आर्थिक या वो है कृषि। भारत का जो जीवन यापन अपन कह सकते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि की रीढ़ क्या है, कृषि की रीढ़ है मॉनसून या वर्षा। तो लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी थी जिनको अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी, इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी बनाने पड़े। यानी सब कुछ बारिश पर निर्भर नहीं था, किसी किसी फसल को कृत्रिम उपाय भी चाहिए होते थे। अब पेड़ों और खेतों की सिंचाई कैसे होती थी, यह भी बाबरनामा से ले गए एक अंश है, जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती के लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी नहीं है। यानी शहर और खेती के लायक ज़मीनें तो बहुत है, लेकिन बहता पानी बहुत कम है। तो इसलिए फसल उगाने और बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती हैं। वो ये कहता है कि यहाँ पे बहते पानी की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो शरद ऋतु है वहाँ पे बारिश का जो ज़मीन के अंदर संचय हो रखा है उसी से हो जाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि वसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है। यानी जब किसी फसल को पानी की ज़रूरत हो तो बाल्टियाँ या फिर रहट जो एक सिंचाई पद्धति है ख़ास, उसके ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है। लाहौर, दीपालपुर जो दोनों आज के पाकिस्तान में हैं, और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के ज़रिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं, और इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। यानी रहट कैसे बनाते हैं वो बता रहा है। और फिर इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है, और पहिए की धुरी पर एक और पहिया और अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है, और इस पहिए के दांत के पास दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं, और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है, और घड़ों से जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक नाला खोद दिया जाता है, और इस तरीके से यह पानी हर जगह पहुँचाया जाता है। आगरा, चांदवर और बयाना जो आज के उत्तर प्रदेश के इलाके हैं उनमें और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं, यानी कुएं के किनारे पर लकड़ी के कन्ने गाड़ते हैं और इन कन्नों के बीच एक बेलन टिकाते हैं और एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं और रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर पर बैल को बांध देते हैं और एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है
और दूसरा बाल्टी से पानी निकालता रहता है। यहाँ पे देखिए रॉड की संरचना हमें बताइए किस तरह से इस पे लकड़ी के गुटके ऐसे लगा के और इससे पानी निकाला जाता है, बाल्टियाँ बांध दी जाती है। और ये बैल देखिए, जैसे जैसे बैल घूमता रहता है वैसे वैसे रॉड चलता रहता है। फिर देखिए ये हमारा यहाँ पे उद्धरण हो गया है। और उसके बाद सिंचाई के कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नहरें और नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत भी करवाई। जैसे शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर बनाई गई, इसको भी याद रखेंगे हम। शाहजहाँ ने पंजाब के अंदर शाह नहर बनाई। और वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का भी इस्तेमाल करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित हो। एक ऐसा उपकरण लकड़ी के हल्के हल का दिया जा सकता है जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता है। और ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरा नहीं खोदता था, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी जमीन के अंदर बच जाती थी। और बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए भी लकड़ी के मूठ वाले पतले धार जो है वो काम में लिए जाते थे। फिर फसलों की भरमार। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ जो पतझड़ और दूसरी रबी जो बसंत। रबी जो सर्दी के अंदर और खरीफ जो बारिश के मौसम में गर्मी के टाइम। यानी सूखे इलाकों और बंजर ज़मीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें तो होती थी। जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे और वहाँ साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी और बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। ये जो हमें फैक्ट आयन से दिए गए, आयन अकबरी से, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आगरा जो है उसके अंदर 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी और दिल्ली में 43, ये याद रखेंगे हम। और बंगाल के अंदर केवल चावल की 50 किस्में, अदर फसलें तो अलग हो गई। तो ये बातें याद रखेंगे अपन। और हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता, यानी मोस्टली लोग चावल गेहूँ ये खाते थे तो मोस्टली वही उगाए जाते थे, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में सिर्फ खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोत में हमें अक्सर जिंद ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें, जिन ए कामिल, जीन्स कामिल का मतलब है सर्वोत्तम जो फसलें हैं, ऐसे शब्द लफ्ज़ हमें मिलते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसल की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था, जिसे हम नकदी फसलें कहते हैं, जैसे कि कपास, गन्ने, ऐसी फसलें बेहतरीन जिन्स से कामिल थी। यानी अगर हमें जिन्स से कामिल फसलों का नाम पूछ ले तो कपास, गन्ना, जूट, ये जो फसलें हैं व्यापारिक फसलें, इनका नाम देंगे हम। इनको नकदी फसलें भी कहते हैं। मध्य भारत और दक्कन के पठार में फैले हुए ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। यानी मध्य भारत, दक्कनी पठार, जहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती थी, वहाँ पे कपास। और बंगाल जो है वो अपनी चीनी के लिए मशहूर था, वहाँ पे गन्ना ज़्यादा होता था। और तिलहन जैसे सरसों और दलहन नकदी फसलों में आता है। तिलहन, दलहन ये भी नकदी फसलों में आता है। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। मसलन मक्का जो है भारत में अफ्रीका से आया और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। तो जब बाहर से आई फसलों के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पे मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, ऐसी चीज़ों के नाम आते हैं। अनानास और पपीता, अनानास यानी पाइनएप्पल हो गया, और पपीता, ये फल भी बाहरी दुनिया से आए हैं। मोस्टली स्पेन, पुर्तगाल हो गए, यहाँ से आए हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है। और जो है फर्स्ट पॉइंट में हमारे यहाँ पे ये जो 2 उदाहरण यहाँ पे छूट रहे हैं, एक तो तंबाकू, जो ये पौधा सबसे पहले दक्कन आया और 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में से उत्तर भारत लाया गया। आइन जो उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करता है, आइन में तंबाकू का जिक्र नहीं है, ये याद रखना। और अकबर और उनके अभिजातों ने तंबाकू को पहली बार कहाँ देखा? 1604 के अंदर देखा।
और इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, हुक्के या चिल्लम में करने के लिए लत ने जोर पकड़ लिया और जहांगीर ने इसकी बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि इस पे पाबंदी लगा दी और पूरी तरह से बेअसर साबित हुई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग है उनकी मुख्य फसलों में एक हो गया। यानी जो बाहरी लोग हैं, मोस्टली पुर्तगाल से ऐसी चीज़ें आई, मतलब इस तरह से लत लगा दी उन्होंने भारतीयों को कि इनकी गिनती जो है, जिस तरह से जीवन यापन वाली फसलें हैं, जो खाने वाली फसलें हैं, उन फसलों के साथ इनको बोया जाने लगा। लेकिन फिर राजकीय रोक भी यहाँ पे काम नहीं आई और आज भी नहीं रुक रही है ये चीज़ें, इतनी ज़्यादा फैल गई है भारत में। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी कैसे होती है? कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी और आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी में लगभग 5 करोड़ बढ़ोतरी हुई और 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी थी। यानी जो 1600 और 1700 के बीच है, यहाँ पे भारत की आबादी बहुत बढ़ती है और 5 करोड़ के लगभग ये बढ़ जाती है और 200 वर्षों के अंदर अंदर यहाँ पे जो है 33% आबादी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा फसलों की ज़रूरत होती है, तो कृषि की भी समृद्धि हुई, ज़्यादा मांग तो ज़्यादा पूर्ति के लिए ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है, आबादी में बढ़ोतरी तो कृषि में भी बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पॉइंट के साथ, जिसमें हम ग्रामीण समुदाय को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।